नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, मनुष्य ने जिस समय से खेती करना सीखा उस समय से ही खेतों के लिए खाद और सिंचाई करने के लिए पानी की आवश्यकता का अनुमान हो गया था। इसी कारण से आज भी हमारी प्राचीन सभ्यताएं ज़्यादातर नदी के किनारे पर पाई जाती हैं। मानव जाति आज बड़ी तेज़ी से विकास कर रही है। वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति और कृषि उपज बढ़ाने के लिए भूमि को ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई के साधनों को करीब लाने का प्रयत्न कर रहा है। इसके लिए आवश्यकता अनुसार छोटे बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। बड़े बांध बनाने से अधिकतम जमीन डूब में आ जाती है, जिसके कारण अनेकों गांव, जमीन और आबादी प्रभावित होती है। इसका दुष्प्रभाव यह होता है कि उनको मुआवजा देना पड़ता है। उन्हें मूलभूत सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार का दायित्व होता है। इस उत्तरदायित्व को निभाने के कारण सरकार पर अनावश्यक भार पड़ता है। मैं चाहता हूं कि विस्थापितों को उचित मुआवजा और मूलभूत सुविधा प्रदान कर दी जाए। भारत में गरीब बेरोजगार लाखों लोग रोजगार की तलाश में इधर उधर दर दर भटकते रहते हैं। मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कि राजस्थान, गुजरात एवं अन्य प्रदेश के लोग पानी की कमी के कारण अपने परिवार एवं जानवर सहित जहाँ पर पशुओं के लिए पानी और चारा उपलब्ध होता है वहाँ पर चले जाते हैं। पानी की पुनः उपलब्धता होने पर वे अपने गंतव्य पर वापस आ जाते हैं। प्रत्येक वर्ष बिहार, उड़ीसा एवं दूसरे प्रांत के मजदूर पंजाब में खेतों पर मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं। खुली सड़क पर जन्म लेना और वहीं मर जाना उनकी नियति बन गई है। श्रीयुत, यह कितनी बुरी बात है। गांव से नागरिकों का रोजी रोटी की तलाश में नगरों की ओर पलायन कर जाना एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जिसका कुप्रभाव हमारी बहुत सी चीज़ों के साथ साथ शहरों पर पड़ रहा है। अपितु अनेक शहरों में आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि सरकार के भरसक प्रयत्न के बावजूद हमारे शहरी संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं। भारतवर्ष में जिस तेज गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसी रफ्तार से संसाधनों का विकास, अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करने होंगे। अब आधुनिक तरीके से खेतीबाड़ी करने के लिए तकनीकी विकास करना आवश्यक हो गया है। आज फसलों को सींचने के लिए बड़े बड़े बांध बनाने की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है। इन छोटे बड़े बांधों में छोटी बड़ी सभी नदियों और बरसात का पानी इकट्ठा किया जा सकेगा। इस सिंचित किए गए उपलब्ध पानी का सिंचाई करने के लिए महत्तम उपयोग हो सकेगा। जितना बड़ा बांध होगा उसमें डूब का क्षेत्र भी उतना ही बड़ा होगा और उसी के अनुपात में प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। उधर से प्राप्त समाचार पत्रों की सूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय की तरफ से लगभग सभी 400 छात्र छात्राओं को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज की वर्ष
1995-96 की प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति फिलहाल प्रदान कर दी है। न्यायकर्ता ने न्यायोचित सिद्धांत के आधार पर न्यायपूर्ण निर्णय दिया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने इस सत्र से मेडिकल कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए एक प्रकार से नई शर्त लगा दी थी, जिससे मूल हिमाचली छात्र भी परीक्षा देने से वंचित रह सकते थे। वहाँ ये भी ज्ञात रहे कि विश्वविद्यालय ने इस वर्ष से यह शर्त भी लगा दी थी कि जिन उम्मीदवारों ने हिमाचल प्रदेश स्कूल बोर्ड की 3 परीक्षाओं में से 2 परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं की हैं, उन्हें मेडिकल कॉलेज की प्रवेश परीक्षा के लिए पात्रता के योग्य नहीं समझा जा रहा था। इधर हमारे देश का हिमाचली या किसी सैनिक का कोई ठिकाना नहीं रहता है। न केवल किसी प्रदेश के सैनिक कहलाते बल्कि पूरे देश के सैनिक होते हैं। उन्हें देश की रक्षा करने के लिए सीमाओं पर तैनात किया जाता है। इसलिए इनके बच्चों की शिक्षा भारत में कहीं पर भी हो सकती है। फिर हिमाचल विश्वविद्यालय की यह शर्त कहाँ तक उचित और न्यायप्रिय हो सकती है। इसी कारण से छात्र छात्राओं की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में विश्वविद्यालय की इस नई शर्त के खिलाफ चुनौती देने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। दायर याचिका पर गौर करते हुए हिमाचल प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय की तरफ से लगभग सभी 400 छात्र छात्राओं को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज की वर्ष 1995-96 की प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए फिलहाल अनुमति प्रदान कर दी गई है। न्यायकर्ता ने न्यायोचित सिद्धांत के आधार पर न्यायपूर्ण निर्णय दिया है। सम्माननीय मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश की खंडपीठ ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक के साथ ही मेडिकल कॉलेज के निदेशक को नोटिस जारी करते हुए अपना विचार और पक्ष जून के अंतिम सप्ताह तक रखने का निर्देश दिया है। न्यायबान खंडपीठ ने विश्वविद्यालय प्रशासन को यह भी आदेश दिया है कि वह इन सब 400 उम्मीदवारों को प्रवेश परीक्षा में अस्थायी तौर पर बैठने की स्वीकृति देकर फिर योग्य और अयोग्य का निर्णय करे। जब परिणाम घोषित किया जाए उसकी सूचना उच्च न्यायालय को भी दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि विश्वविद्यालय ने परीक्षार्थियों को अभी तक अनुक्रमांक जारी नहीं किए हैं। उन्हें परीक्षा केंद्र पर अधीक्षक के माध्यम से वैकल्पिक रोल नंबर जारी कर दिए जाएं। न्यायालय के न्यायकर्ता के न्याय संगत योग्य फैसले की सराहना करता हूं। मैं उसका स्वागत इसलिए करता हूं कि यदि आम आदमी को उच्चतम न्यायालय में शीघ्र न्यायोचित कार्यवाही की सहूलियत मिल जाएगी, तब वह सर्वोच्च न्यायालय जाने की आवश्यकता महसूस ही नहीं करेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान महिला एवं बाल विकास परियोजना में हो रही अनियमितता के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में तो महज आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन किया जा रहा है। मेरे जिले के वार्ड क्रमांक 6 में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पोषण आहार के रूप में
अशुद्ध सामग्री वितरित की गई। स्टॉप।